बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में हालात काबू से बाहर होने लगे। जगह जगह मुजाहरे और झड़पें, जीटी रोड मैदान जंग बन गया। आईजी पंजाब का कहना है कि मुजाहिरीन और पुलिस से झड़पों में 4 अहलकार जान से गए, 250 से जायद जख्मी हुए। रुकावटों को अबूर करते हुए मार्च गुजरांवाला पहुंच गया। हुकूमत ने मुजाहिरीन को जेहलम से इस्लामाबाद की जानिब रोकने का हर मुमकिन फैसला कर लिया है। मुतअद्दिद अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई है। पंजाब भर में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स के रूल्स ऑफ इंगेजमेंट तय कर दिए। ज़राए के मुताबिक सूबे में रेंजर्स की तैनाती महकमा दाखिला पंजाब करेगी। रेंजर्स और पुलिस को कम से कम असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। पुलिस को रेंजर्स की हिदायत के मुताबिक काम करना होगा। और हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मानने से इनकार कर दिया। रियासत की रेत हर हाल में कायम रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रास्ता रोकने और कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने की हिदायत कर दी। कहा, एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों को मारना जुर्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुजाहिरीन को अस्करियत पसंद ग्रुप करार दे दिया। कहा, रियासत के सब्र की भी हद होती है। किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो रियासत की रिट को चैलेंज करे। उनका तर्ज अमल दहशत गर्दों जैसा है। रियासत सुलूक भी दहशत गर्दों जैसा ही करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने फ्रांसीसी सफारत खाना बंद करने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा कि फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकते। चाहते हैं मुल्क में अमन हो। पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव है। आवाम को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। एहतजाज करने वाले अब भी होश के नाखुन लें। जबकि दूसरी जानिब सेनेटर फैसल वाडा ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी। कहते हैं ताकत किसी तनाज़े का हल नहीं। ट्विटर पर लिखा, जिन वज़रा ने मुआहिदा किया था उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म पर मलबा ना डाला जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि इमाम काबा और मुतवल्ली रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करके मुजाहिरीन से बातचीत कामयाब बनाई जा सकती है। एक टीवी इंटरव्यू में भी फैसल वाडा ने ऐसा ही मशवरा दिया। बैलेंस्ड बात के अगेंस्ट तो बैलेंस बात हो सकती है। आपके पास किसी भी मसले के 2 हल होते हैं। एक हल होता है टेबल पे बैठ के बात खत्म कर दें, दूसरा हल होता है आपका लड़ाई। तीसरा कोई हल नहीं है दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का। मेरा आपका इख्तिलाफ है, यहाँ हम टेबल बैठ के मसले को रिजॉल्व कर लें। कुछ आप पीछे हट जाएं, कुछ मैं पीछे हट जाऊँ, कुछ आप आगे बढ़े मैं आगे बढ़ूँ। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये लड़ाई का रास्ता गलत रास्ता है। जो बंदे कौन से मजहब, स्पेशली इस्लाम के अंदर कहाँ मजहब में ये लिखा हुआ है कि मैं तो मजहबी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि आप बेगुनाह पुलिस वालों की जाने ले रहे हैं। ये कौन से मजहब में लेके? किसी मजहब में इजाजत नहीं, मुसलमानों में तो इजाजत ही नहीं है। इस्लामाबाद किसी के बाप की जागीर नहीं। किसी पाकिस्तानी को एहतजाज से रोका नहीं जा सकता। एहतजाज जायज़ हो या नाजायज़, कलअदम TLP का हक है। मामलात को शाइस्तगी के साथ हल किया जाए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि धांधली की पैदावार हुकूमत की निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। वाज़ेह और गैर मुबहम मौक़िफ़ चला आ रहा है कि हम 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते। उन नताइज की बुनियाद पर जो हुकूमतें कायम की गई हैं वो नाजायज़ और जाली हैं। जो हुकूमत धांधली की पैदावार हो उसकी निगरानी में बल्दियाती इलेक्शन कैसे कबूल किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा है कि हम वोटर वेरिफिकेशन का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इसका माना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि वोटर लिस्ट मशकूक, इसीलिए उसको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह मशकूक इंतखाबी फहरिस्तों की बुनियाद पर इलेक्शन कराने का क्या। और अब बात करेंगे नस्ला टावर के हवाले से, जिसे खाली करने की डेडलाइन खत्म हो गई। कई रिहायशियों का घरेलू सामान के साथ इनखला मुकम्मल हो गया, जबकि 45 के करीब खानदानों का अपने घर खाली ना करने का फैसला। कमिश्नर कराची ने इमारत गिराने के लिए कंपनी से दरखास्तें मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। नस्ला टावर को खाली कराने के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। टावर के मकीनों की नकल मकानी, लेकिन 45 खानदान अपने घर ना छोड़ने पर फंसे। नस्ला टावर के मकीनों ने अपना सामान ट्रकों पर लोड करके घर खाली किए। रिहाइश ना छोड़ने वाले खानदानों का कहना है कि अपनी आशियानों के लिए जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर की मसमारी से मुताल्लिक अखबारात में इश्तिहारात शाये कर दिए। जल्द और महफूज तरीके से इमारत गिराने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमारत का पानी, बिजली और गैस कनेक्शन काट दिया गया। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेहान साहब, आप क्या समझते हैं इस मामले का हल जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है? मुल्क का एक इंतहाई अहम इदारा, इंस्टीट्यूशन, मोतबर इदारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उनके ही डायरेक्टिव्स के ऊपर
एंटी इंक्रोचमेंट की जो एक्टिविटीज हो रही है उसमें नस्ला टावर का भी मामला है। अच्छा, अब हमारी राय तो उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन हो सकती है जो हम बारहा कहते आ रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि देखिए कराची के लोगों को वैसे ही एहसास महरूमी का शिकार हैं कराची के लोग मुख्तलिफ उमूर के हवाले से। एक तरफ तो कराची में रहने वाला, कराची में बसने वाला कोई भी शख्स हो जो कि किसी भी जुबान से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक तरफ तो देख रहा है कि एक तरफ कच्ची आबादियाँ कायम की जा रही हैं, अनऑर्गेनाइज अंदाज में उसका फैलाव हो रहा है रिसोर्सेज की एलोकेशन के बगैर। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग के जिन्होंने बाज़ाब्ता किसी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर कोई प्रीमिसेस ली हो, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी थी। और हमने यही मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM पाकिस्तान की तरफ से यही गुजारिश की गई कि खुदारा उन लोगों को आइडेंटिफाई करें। सज़ा के हकदार तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इस गैर कानूनी तामीरात को होने दिया, उस वक्त कोई अटेम्प्ट नहीं किए, और वो कौन सी अथॉरिटीज थी कि जिन्होंने इसको अलाउ किया, परमिट किया, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, और ये तमाम चीजें होने के बाद जब लोगों ने अपना पूरा जिंदगी भर का सरमाया लगा दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे वो बेघर हो रहे हैं लोग तो मेरा ख्याल है कि किस तरह जिंदगी सरवाइव कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी बनती है और सुप्रीम कोर्ट से सदा यही है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पाबंद करे कि इनकी रिप्लेसमेंट दी जाए, उनकी रीलोकेशन की जाए बाइज्जत अंदाज में। और ना सिर्फ नस्ला टावर का मामला है जो कि बिल्कुल इंक्रोचमेंट का मामला है, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे कराची में जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो कहते हैं कि 51% आबादी जो है वो कच्ची आबादियों में रहती है कराची की, जिसको जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन बहरहाल उनकी रीलोकेशन, उनकी जो आबादकारी हुई है वो ऐसे बेहंगम अंदाज में हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद हो गया कराची का। वैसे ही कराची को दारुल खिलाफा शिफ्ट होने के बाद कराची महरूमियों का शिकार रहा, और आज चाहे वो तमाम तर जिम्मेदारी आयद किस पर होती है फिर जो कुछ भी कराची में हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे गए, मेरी तो राय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जैसा मोतबर इदारा इसमें डायरेक्टिव्स दे रहा है, तो मैं सिर्फ एक हम्बल सजेशन दे सकता हूं, वो ये है कि देखें, जब तक के बल्दियाती अमूर को एक छतरी के नीचे नहीं लाया जाएगा, एक शहर के 5 बाप बना दिए जाएंगे तो शहर का यही हाल होगा। एक तरफ तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करवा रहा होता है, तो दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर का कोई आदमी इंक्रोचमेंट लगवा रहा होता है, कहीं पर थाने में का कोई एहलकार कहीं पर चौरंगी पे इंक्रोचमेंट की वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, तो कहीं पर DMC का कोई स्टाफ उसकी फैसिलिटेशन कर रहा होता है। तो एक हौश। लेकिन रेहान हाशमी साहब, ये सब कुछ जो कराची के साथ हुआ ये रातों रात तो नहीं हो गया, सालों लगे हैं, तकरीबन 40 से 50 साल में ये कराची का जो हाल है इसको इस तरह से पहुंचाया गया है। आप क्या समझते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की आज़ादी को 70 साल से ज्यादा हो गया, और इस 70 साल दौर में बमुश्किल तमाम 30 साल मुंतखब बल्दियात रही, जबकि 40 साल से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव दौर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो रूट लेवल डेमोक्रेसी का इदारा है, जिस इदारे का बुनियादी काम डेवलपमेंट का है, रिहैबिलिटेशन का है, म्यूनिसिपल सर्विसेज का है, उस इदारे को पनपने की, फलने फूलने की का मौका ही फराहम नहीं किया गया। और हैरान कुन चीज ये है कि जो रूट लेवल डेमोक्रेसी है, जो नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज, वो डिक्टेटरशिप के दौर में ही परवान चढ़ा, और जबकि जमहूरी चैंपियंस के दौर में उसके इलेक्शंस तक नहीं गिराए गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तो इलेक्शंस हुए। 2013 के SLGO का इतलाक हुआ, उससे पहले जो मुशर्रफ साहब का दौर था उसमें इख्तियारात की मुंतकली थी निचली सतह तक, उसमें चाहे वो नेमतुल्लाह साहब का दौर हो, चाहे MKM का दौर हो, उस दौर में आपने कराची को तरक्की करते हुए देखा। देखिए, जिस तरह किसी भी घर के टियर एंड वियर एंड मेंटेनेंस के लिए एक फंड की मुस्तकिल बुनियादों पर एलोकेशन की जरूरत है, इसी तरह शहर का मास्टर प्लान हो, पानी की तरसील हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।